हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्लास 10th की रसायन विज्ञान की वीडियो 9वीं वीडियो आज पड़ेगी, ठीक है। तो हेडिंग आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और इधर देख सकते हैं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आज पढ़ना है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या होता है, ठीक है, और संयोजन अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया द्विविस्थापन अपघटन सारी अपक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ा दिए गए। इस वाली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है, ठीक, और रेडॉक्स अपक्रिया के भी इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। हालांकि कुछ है नहीं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिला के रेडॉक्स बन जाता है, और ऑक्सीकरण और अपचयन में से ही अपचायक और ऑक्सीकारक आते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत बड़ा चीज है ना, लेकिन हाँ बच्चों को समझ नहीं आता कि ऑक्सीकरण हो कैसे रहा है और कहाँ से हो रहा है, किसका हो रहा है, कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक, इसमें बहुत सारा डाउट होता है। तो इसी को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना, बहुत बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल शब्दों में, कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑक्सीकरण क्या है, और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो ये रही आपकी डिफिनेशन, तो ये रही आपकी डिफिनेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन मिल गई आपको। देखिए क्या डिफिनेशन लिखा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की डिफिनेशन हम साथ में लिखते हुए चल रहे हैं। हाँ, आगे कुछ शब्दों को जोड़ना होगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, ठीक है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या करता है, निकलता है, तो उससे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अपक्रिया। या फिर कहिए कि किसी तत्व में या किसी यौगिक में या किसी आयन में ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ देखिए कि किसी तत्व किसी यौगिक किसी आयन में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना है, और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कैसा होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, एक अगल बगल में पढ़ा रहे हैं, बारी बारी से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों को एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो दोनों की डेफिनेशन देख लिए। अब ये डेफिनेशन के अलावा ये तो बहुत नॉर्मल सी पहचान है, हालांकि आप 10th स्टैंडर्ड में है, 10वीं क्लास में, तो इसलिए इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीकरण और अपचयन की खास पहचान होती है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जिसमें कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे ही नहीं, उसके बाद भी आपको पहचानना होगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ 4-5 पॉइंट है, हम वो लिख रहे हैं, उससे आपको खास पहचान हो जाएगी, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ये खास पहचान कुछ लिखते हैं, कुछ नोट पॉइंट है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकलना तो हो ही गया। अब इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में अगर कमी दिखाई देगी आपको, तो भी आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी पॉइंट, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दिखाई दे आपको, तो भी आप क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगली पॉइंट है, यानी कि कौन जुड़ रहा था बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। कौन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। और एक्चुअली ऑक्सीजन होता कैसा है, ऋणात्मक तत्व होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चिन्ह होता है, -2 होता है, तो ऋणात्मक जुड़ रहा था। तो हम ऋणात्मक में किसी का भी जुड़ना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। और इसमें से किसको आप त्याग रहे थे, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, और हाइड्रोजन कैसा बनाता है, धन आयन बनाता है, ठीक है। तो इसलिए जब हाइड्रोजन धन आयन बनाता है तो हम किसी भी धन आयन को यहां से त्याग सकते हैं। लिखा जा सकता है कि किसी भी विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना या त्याग, अगर ये भी हो रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि वहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। अच्छा, या फिर इसी को दूसरी भाषा में यहां वृद्धि लिख सकता है,
ठीक है ना, कि ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि, धनात्मक तत्वों में वृद्धि, ऐसी बातें को वो क्या धनात्मक तत्वों में कमी या फिर वृद्धि और कमी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही बात हम इधर भी लिख देते हैं, यही खास पॉइंट कुछ इधर भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। ये खास पहचान इनकी याद रखेंगे आप। अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो आप कह देंगे क्या हो रहा है, वहां पे अपचयन हो रहा है। और दूसरा कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाए, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, जैसे कि यहां था ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि था, तो यहां ऑक्सीकरण संख्या में करनी चाहिए कमी। ये आप देखिएगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना, जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन होता कैसा है, धनात्मक। हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता था और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है यानी धन वाला जुड़ रहा है, तो हम यहाँ किसी भी धन को जोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, अब एक्चुअली ऑक्सीजन जो ऋणात्मक है, तो यहाँ किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व को निकाल सकते हैं आप। किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। अब निकलना की जगह पे आप कमी शब्द भी दिखा सकते थे और जुड़ना की जगह पे आप वृद्धि शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। ये 4-5 पॉइंट है, आपको 4-5 पॉइंट इसमें भी, 4-5 पॉइंट इसमें भी है। और डेफिनेशन ये जो आपकी लिखी हुई है, ये जो है ये आपकी परिभाषा है, ठीक है ना, ये क्या है, परिभाषा है, ये एक लाइन की है, और ये भी क्या आपकी परिभाषा है। अब परिभाषा सर ऐसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर सामान्यतः जो होता है कोई भी तत्व होता है वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से क्रिया करता है। सामान्यतः ज्यादा लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसीलिए जो डेफिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बताई जा रही है। यहाँ की जो डेफिनेशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बताई गई है, लेकिन कुछ खास पहचान और भी है, किसकी, ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो इसलिए वो खास पहचान आपको यहाँ दिखाई गई है। हालांकि इससे कोई अभी बहुत खास लाभ आपको हुआ नहीं, जब तक आप रिएक्शंस नहीं देखेंगे, समीकरण नहीं लिखा जाएगा, क्रियाएं नहीं होंगी, जब आप वहां पर देखेंगे नहीं तब आप समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इतनी बातों को याद होना आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि एक ही इक्वेशन में दोनों काम होंगे, एक ही समीकरण में, एक समीकरण में लिखा जाएगा, उसमें ऑक्सीकरण भी होगा, उसमें अपचयन भी होगा, क्योंकि अकेला ऐसा कोई समीकरण नहीं होता है जिसमें केवल ऑक्सीकरण हो रहा हो या केवल अपचयन हो रहा हो, ठीक है। अकेला ऐसा कोई समीकरण नहीं होता है जिसमें कि केवल ऑक्सीकरण हो या केवल अपचयन हो। हाँ, हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो केवल ऑक्सीकरण को चिन्हित करेंगे और अपचयन पढ़ेंगे तो केवल अपचयन को चिन्हित करेंगे, लेकिन हो रहा होता है साथ में दोनों, इतना बात याद रखिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक तत्व हमारे पास है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा क्या आपका, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। समीकरण को बैलेंस नहीं कर रहा है कि संतुलित करना भी जरूरी नहीं है, हमें बस पहचान कराना है कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। अगर आप बैलेंस कर देते हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। तो समीकरण को संतुलित भी आप कर सकते हैं मन करे तो, लेकिन हमारा काम यहाँ पे मुख्य ऑक्सीकरण पहचानना, ठीक है। तो देखिएगा हम आपको पहचान करा रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी परिभाषा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो, यहाँ पे या करना चाहिए था, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तब सही रहेगा ना, कि दोनों में से कोई एक काम हो रहा, दोनों काम नहीं होना चाहिए था। एवं का मतलब था दोनों काम हो जाएगा, या रहेगा तो दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा होगा तो काम आपका चल जाएगा, या फिर इसमें से कोई एक काम हो रहा होगा तो भी काम चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम यहाँ अकेला था, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या था, अकेला था,
लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीशियम के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा सर, तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन में वृद्धि भी हो गई है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई है तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि सर यहाँ पे ना ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो खास खास जैसे परिभाषा में लिखा गया वैसा ही आपको नजर आया, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि देखिए एक ही साथ दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। बट हम जब ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण को देखेंगे, जब अपचयन पढ़ेंगे तो अपचयन को देखेंगे। तो एक इसी अभिक्रिया को मैं इस साइड लिखता हूं, Mg प्लस O2 अभिक्रिया का निशान और MgO इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं समीकरण, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण बैलेंस हो गया आपका। एक बात बताइएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन सर जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था आपका, ऑक्सीकरण कहलाता था। लेकिन जरा इसमें पढ़िएगा कि ऑक्सीजन का निकलना, निकलने का मतलब कमी का होना, ठीक है ना, कमी हो जाना। अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रही होगी तो वहां पे क्या हो रहा होगा, अपचयन हो जाना चाहिए था। तो बताइएगा यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2। अब एक्चुअली यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचा जाएगा तो देखिए कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे आपको मिल रही है। ये समीकरण बैलेंस करने वाला मत देखिएगा, ठीक है ना, ये बैलेंस करने के लिए 2 तो इसके लिए भी हो जाएगा। अभी बैलेंस करने वाला केवल यहाँ की ऑक्सीजन को देखिएगा, यहाँ की ऑक्सीजन को। तो ये देखिए ऑक्सीजन 2 थी यहाँ पे और यहाँ कितनी ऑक्सीजन हो गई आपकी 1। तो बताइए कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई कि नहीं निकल गई, निकल गई। यहाँ की एक ऑक्सीजन क्या करिए, निकल चुकी है, यहाँ की एक ऑक्सीजन क्या करिए, निकल चुकी है। तो जब ऑक्सीजन का निकल गया है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहला सकता है आपका, अपचयन कहलाएगा। तो एक ही इक्वेशन में ऑक्सीकरण भी होता है अपचयन भी होता है, ये दिखाने के लिए हमने इसको लिख दिया था, ठीक है ना। हालांकि इसके अलावा हम कोई दूसरा भी लिख सकते थे, जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। आइए दोनों इक्वेशन एक ही लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक समीकरण में दोनों बातें हो रही हैं, ये आपको बताने के लिए। क्योंकि हम शुरू में बोल दिए हैं कि एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होता है, ठीक है। चलिए आइए तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन गैस से, तो यहां से होता क्या कि सल्फर अलग हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहां से बताइए कि यहां से यहां जाने में क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से यहां जाने में क्या नजर आ रहा है। तो यहां से यहां जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहां से हाइड्रोजन सर गायब हो चुका है, ठीक है। अच्छा यहां से यहां जाने में क्या नजर आया आपको कि सर हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब बताइए कि हाइड्रोजन निकला है एक दाएं, तो हाइड्रोजन जब निकला होगा तो यहां से हाइड्रोजन, यहां देखने में हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन यहां से जब यहां नजर देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हमको मिल रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो हाइड्रोजन अगर कभी जुड़ जाए, हाइड्रोजन क्या करे, जुड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का, यहां देखिएगा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए लिख देते हैं, यहां पे जगह आपका हाइड्रोजन गायब हो गया तो ऑक्सीकरण, और यहां देखिएगा जरा यहां पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई तो यहां क्या कहला देंगे आप, अपचयन। इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। अच्छा कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे Zn की अभिक्रिया करा देते हैं कॉपर सल्फेट से, Zn की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाएगा और बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से जाएगा बाहर। अब एक्चुअली यहाँ पे बताइए कि क्या हो रहा है, अपचयन ऑक्सीकरण कैसे कहा हो रहा है पहचानिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है।
क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आप कंपेयर कर रहे थे कि ऑक्सीजन सर बढ़ गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे चीज समझ में आ रही थी। अब इसमें ना तो कहीं आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, ना तो कहीं आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा। हाँ, ये ऑक्सीजन मत देखना, ये तो एक मूलक है, SO4 अकेला रहता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अब हमको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण संख्या, ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक्चुअली देखिए, ये जो जिंक है, जिंक के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसको उसकी ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे कि सोडियम के ऊपर हम जानते हैं कि सोडियम धनायन होता है और सोडियम के ऊपर धन का 1 चार्ज होता है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, ठीक है ना। तो ये जितना इसके ऊपर चार्ज होते हैं ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। और ऐसा ये कब करता है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। और सामान्य अवस्था में सोडियम कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में सोडियम है, जब वो किसी से अभिक्रिया नहीं किया है, और जब किसी से अभिक्रिया करेगा तब इस प्रकार से होगा। और अभिक्रिया करने का मतलब होता है कि वो अपना अष्टक पूरा करता है, ठीक है ना। तो ऐसा रहेगा, और सामान्य कंडीशन में रहेगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए, और इसी ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ओके, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए, अब देखते हैं कि ये जिंक एक अकेला है, यानी कि जिंक कैसी अवस्था में होगा? सामान्य अवस्था में होगा। जब सामान्य अवस्था में होगा तो जिंक के ऊपर जो चार्ज होगा वह कैसा होगा? शून्य होगा, ना धन चार्ज होगा ना ऋण चार्ज होगा। और इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो इस साइड जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। अब इस साइड आके देखते हैं तो जिंक इस साइड ना किसी से अभिक्रिया कर लिया है। किससे किया है? SO4 से किया है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है और SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और दोनों आपस में चिपक गए हैं। यानी कि एक्चुअली हुआ यह है कि जिंक की जो ऊपर यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है? +2। पहचानने का यही तरीका है। यानी जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे +2, यानी कि यहाँ पे जिंक किसी से अभिक्रिया कर लिया है और अभिक्रिया करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का अपने त्याग किया होगा। क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे धन चार्ज आ चुका है। तो अब बताइए कि इस जिंक के बारे में क्या ख्याल है आपका? यहाँ पे जो जिंक है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहाँ पे जो जिंक है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई कि कमी हुई है? तो आप कहेंगे सर कि यहाँ तो 0 से 2 हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि यहां से यहां क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसे हमने कहीं पर भी लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिखने का भी एक तरीका आपको बता दे रहा हूं कि इसको लिखेंगे कैसे। इस बात को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। दिखाई दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा यहां से, या ऐसे बोलते हैं कि ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे कहीं और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया था H2S का, ऐसे लिख देंगे कि H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है, S में ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को ऐसे लिखना भी पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं ये वाली पहली अभिक्रिया में Mg और MgO ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसी अभिक्रिया में देखा जाए कि कॉपर के बारे में क्या ख्याल है आपको? हमने अभी भी सिखाया था कि एक ही अभिक्रिया में 2-2 चीजें हो रही होती हैं। एक ही अभिक्रिया में 2-2 चीजें हो रही थी। इसी अभिक्रिया को मैं अभी यहाँ पे थोड़ा कचरा हो चुका था, यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Zn की अभिक्रिया करा रहे हैं CuSO4, अभिक्रिया का निशान तो बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या ख्याल है? तो यहाँ पे कॉपर अकेल है, बिल्कुल अकेल है, शांत है, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं किया है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में होगा। और कोई भी तत्व अगर नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में है, तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे कॉपर तो किसी के साथ संयोग किया हुआ है, किसके साथ? सल्फेट के साथ। और हम जानते हैं कि सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो 100% कॉपर के ऊपर भी यहाँ क्या चार्ज रहा होगा? 2, तभी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, तो CuSO4 एक साथ जुड़े हुए हैं।
यानी यहाँ पे कॉपर के साथ कितना चार्ज हुआ होगा, इसके ऊपर 2 रहा होगा, और यहाँ कॉपर पे कितना है, 0 है। तो इसी बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए या कहिए कि अभिक्रिया करने के लिए जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या घटी की बढ़ी, तो 2 से 0 होने का क्या मतलब है, ऑक्सीकरण संख्या घटी की बढ़ी, तो आप कहेंगे सर ये 2 से 0 हो गया मतलब कि कम हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी किसकी पहचान है, अपचयन की पहचान है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। अच्छा इस बात को लिखेंगे कैसे, इस बात को लिखेंगे कैसे, तो लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो लिखेंगे आप कि CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है, CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है। और यहां से जिंक से देखा गया था, जिंक वाला हमने यहाँ पे समझाई थी आपको कि जिंक नॉर्मल कंडीशन में है तो इसके ऊपर 0 चार्ज होगा क्योंकि किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो ठीक है। अब ये उदासीन है तो इसके ऊपर आवेश 0 है। ऐसे आप देखेंगे कि SO4 के साथ अभिक्रिया किया है तो SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, पक्का इसके ऊपर +2 का चार्ज रहा होगा, यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ के 2 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, तो इसे क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, जिंक का ZnSO4 में, जिंक का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण संख्या को पहचानना आगे होगा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई देंगे तो भी पहचान लेंगे आप नॉर्मल, ठीक है ना। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ अलग अलग तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा एक और तरीका है, एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जगह दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो इस समय सोडियम नॉर्मल कंडीशन में है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। तो सपोज करिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप जानते हैं कि सोडियम 2 8 1 यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इस साइड मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि सोडियम के ऊपर एक धन चार्ज और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया ऐसे। तो अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पता है कि प्लस किसी के ऊपर चार्ज क्यों लगता है, और इस 1e और माइनस का क्या मतलब है कि जिधर भी अगर कभी ये राइट साइड में लगा हुआ है, कभी भी राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, चला गया है कहीं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है। अगर कभी यही चीज इस साइड लिखी हुई है तो समझ लीजिए कि यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा ये भी देखिएगा कि अब बताइए कि ये +1 का क्या मतलब होता है, तो +1 का ये मतलब होता है जब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो इसका प्लस का मतलब ये होता है कि उसके पास ज्यादा था तो उसने उतना दे दिया है, त्याग दिया है। प्लस का मतलब होता है त्याग दिया है। तो अगर इसके पास पहले ही 11 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास कई इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो कभी ऐसा समीकरण आपको दे दे और पूछे कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप, तो आप यहाँ बताएंगे सर कि देखिए पहले तो अभी 11 इलेक्ट्रॉन था, नॉर्मल कंडीशन में था, और अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो सर इलेक्ट्रॉनों में तो कमी हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों में कमी का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉनों में कमी का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी Na का Na+ में ऑक्सीकरण हुआ है। अच्छा ऐसे अगर नहीं पहचान पाते हैं तो ये ऑक्सीकरण संख्या भी सिखाया था आपको कि यह सोडियम सामान्य अवस्था में थे, किसी से अभिक्रिया नहीं किया होगा तो पक्का कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 0। जो सामान्य अवस्था में होता है वो उदासीन होता है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं किया है तो वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। अच्छा जब यह जो क्या काम करेगा कि यहाँ पे अभिक्रिया तो नहीं किया है लेकिन किसी कारणवश यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देख रहे हैं कितनी है, +1। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो चुकी है। ऊपर वाले को ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो चुकी है बच्चों, वृद्धि। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का क्या मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात इसी का और देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर लिखा हुआ है कि Na+1 का चार्ज और +1 इलेक्ट्रॉन और तीर का निशान और यहाँ पे Na, बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है। 0 का मतलब है कि वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, सामान्य अवस्था में तो 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई है, कमी।
ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी को क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ अपचयन हो रहा है। या दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की भाषा में, तो देखिए यहाँ पे +1 का मतलब है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो जब सोडियम के पास जनरली होता है 11 इलेक्ट्रॉन और सोडियम अपना 8 खो चुका है, यानी इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है। और इधर सोडियम सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था मतलब कि उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो ये अपचयन वाला प्रोसेस है, चाहे जैसे आप समझ लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तो भी अपचयन है। और ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी होगी तो भी क्या है? अपचयन ही है। तो अपचयन का और ऑक्सीकरण का प्रोसेस आप क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तुरंत आपको समझाता हूं ऑक्सीकारक और अपचायक। तो देखिए, आपको एजेंट के बारे में जानना था कि ऑक्सीकारक या अपचायक यानी रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा एजेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको, आप एजेंट नाम सुने होंगे बार बार कि किसी भी काम में एजेंट होता है, एक दलाल होता है। ठीक है ना, तो किसी काम को कराने के लिए एक दलाल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बंदा ए है, इसको अपना आधार कार्ड बनवाना है। ये खुद नहीं बनाएगा, ये किसी दलाल के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा? किसी दलाल के पास जाएगा और बोलेगा कि काम करो कि मेरा आधार कार्ड बनवा दो। तो ये दलाल क्या काम करेगा? कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से इसका आधार कार्ड बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, इसका आधार कार्ड बन जाएगा। तो इस ए का आधार कार्ड बनवाना है तो ए जाएगा दलाल के पास, या दलाल क्या करेगा कि इसका आधार कार्ड जाकर बनवाएगा और ये खुद नहीं बनाएगा। तो जो दलाल होता है कि जो काम करवा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोल देते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे आपका रेड्यूसिंग एजेंट, जो जैसा काम करेगा वही एजेंट कहलाएगा। तो सपोज करिए कि एक रिएक्शन में लिख रहा हूं कि Mg+O2, अब क्रिया का निशान और MgO। तो यहाँ पे आपको अभी अभी पढ़े हैं कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम का जो हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी Mg का MgO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना आप पढ़ लिए कि ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है। Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हो किसका रहा है? Mg का। पर क्या Mg खुद किया होगा अपना ऑक्सीकरण? नहीं। जैसे कि यहाँ पे A का आधार कार्ड बन रहा था तो क्या A ने खुद अपना आधार कार्ड बना लिया होगा? नहीं। और एक्चुअली हमें यहाँ पे खोजना है खाली एजेंट, कि एजेंट कौन है। तो एक्चुअली जब A अपना आधार कार्ड खुद नहीं बनाया होगा, किसी और से बनवाया होगा, तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम अपना ऑक्सीकरण खुद नहीं किया होगा, किसी और से कराया होगा। ठीक है ना, अपना ऑक्सीकरण खुद से नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं या किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है ना, तो जो अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण मैग्नीशियम का, पर करवाया कौन होगा? ये वाला बंदा जो दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, कि यही वो बंदा है कि जो क्या काम किया है? दलाल का काम किया है, एजेंट का काम किया है। अगर ये नहीं होता तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर ये अपना एक ऑक्सीजन इसको नहीं देता तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ती नहीं, और जब ऑक्सीजन जुड़ती नहीं तो आप ये कह नहीं सकते कि ऑक्सीकरण हुआ है। यानी ऑक्सीकरण होने का मतलब है कि यही जिम्मेदार है पूरी तरीके से, यही वहां पे दलाल है, यही यहाँ पे एजेंट है। और जो एजेंट होता है उसी को आप बोलते हैं ऑक्सीकारक या अपचायक। अगर ऑक्सीकरण करवाने वाला एजेंट है तो उसको आप ऑक्सीकारक बोलेंगे, और अपचयन कराने वाला अगर एजेंट है तो उसको आप अपचायक बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे Mg का MgO में ऑक्सीकरण किसने करवाया? O ने कराया, या ऑक्सीजन या O2 ने कराया। तो यहाँ पे जो अपचायक ऑक्सीकारक होगा कौन होगा? यहाँ पे यही होगा, तो यही है यहाँ पे ऑक्सीकारक। ठीक है ना, या कहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो यही वो पदार्थ है जो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करवा दिया है। या अदर भाषा में, दूसरे सब्जेक्ट में इसी परिभाषा को हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि जिसका अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है
उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही आप ऑक्सीकारक कह सकते हैं। ये इसकी उल्टी परिभाषा है, ऑक्सीकारक कह सकते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं कि जिसका खुद का अपचयन हो रहा हो उसी को ऑक्सीकारक बोल दीजिए आप। तो यहाँ Mg का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का इस वाले में चेक करिए कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब Mg की अभिक्रिया आप O2 से कराएंगे तो यहाँ बनेगा MgO। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन इस केस में देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 था और इधर ऑक्सीजन 1 हो गया, यानी ऑक्सीजन में कमी हो गई, यानी ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता था, आपका अपचयन कहलाता था। तो यहाँ पे इस बेचारे बंदे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका अपचयन हो रहा है वही क्या है, ऑक्सीकारक है। तो आप कह सकते हैं कि इसी का अपचयन हो रहा है, तो यही क्या है, ऑक्सीकारक है। तो दोनों परिभाषाओं से ऑक्सीकारक आपका यही समझ में आ रहा है। या तो आप ये कहिए कि जो ऑक्सीकरण करवाया है तो यही वो बंदा था जो इसका ऑक्सीकरण करवाया है। अगर ये होता नहीं यहाँ पे तो ये MgO में जाता नहीं। मान लो कि यहाँ पे O है ही नहीं, O है ही नहीं, तो Mg किससे प्रेयर के MgO बनाएगा, यानी इसी की देन है कि MgO हो गया है। यानी यही वो बंदा है जो ऑक्सीकरण करवाया है, इसीलिए जो ऑक्सीकरण करवाता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे नहीं बोल पाए तो आप कहेंगे जिसका खुद का अपचयन हो रहा था उसी को ऑक्सीकारक बोलेंगे। तो इसका अपचयन भी हो रहा था इसलिए इसको ऑक्सीकारक बोल सकते हैं। अब देखते हैं अपचायक, ठीक है ना, यहाँ पे जगह बची हुई हमने अब बता दे रहे हैं आपको अपचायक। तो अपचायक में क्या है, लिखा गया है कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करवा रहे हो, जो किसी अन्य पदार्थ क्या करवा रहे हो, अपचयन करवा रहे हो। तो कोई एक अभिक्रिया ले लीजिए जो अभी आप लिखे थे, जिंक की अभिक्रिया आप करा दीजिए कॉपर सल्फेट से, और यहाँ से बनेगा आपका जिंक सल्फेट और यहाँ से कॉपर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो अभी आपको देखे गए थे कि जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि जिंक एक सामान्य अवस्था में है, और नियम कहता है कि सामान्य अवस्था में कोई भी अगर तत्व या परमाणु है तो वह उदासीन होता है, और जब उदासीन होगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, शून्य चार्ज होगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। बट यहाँ से जिंक जब यहाँ गया है तो जिंक SO4 के साथ अभिक्रिया कर रखा है। अब SO4 यानी सल्फेट एक मूलक होता है, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। जब -2 का चार्ज इसके ऊपर है और जिंक इससे अभिक्रिया कर रखा है तो यानी जिंक के ऊपर भी कितना चार्ज रहा होगा, +2 रहा होगा, तभी ये दोनों आपस में यहाँ पे अभिक्रिया कर बैठे हैं। यानी जिंक के ऊपर +2 का चार्ज है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में देखिए क्या बदलाव आ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ के क्या हो गई है, 2 हो गई है। और ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि क्या कराती थी, ऑक्सीकरण कराती थी। लेकिन हमको ऑक्सीकरण को नहीं टारगेट करना, हमको अपचयन को टारगेट करना है, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं CuSO4 का Cu के साथ क्या कहानी हो रहा है। तो SO4 पे -2 का चार्ज रहा होगा तो Cu पे कितना रहा होगा, +2 का चार्ज रहा होगा। तो ठीक है, Cu +2 पे चार्ज रहा होगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 रही होगी। लेकिन यहाँ पे Cu देखिए अकेला है, अकेला का मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र का अर्थ किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। जब किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा, 0 होगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या +2 से घट करके 0 हो गई है, और ऑक्सीकरण संख्या घट जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना कहलाता है आपका अपचयन। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको ढूंढना क्या है, अपचायक ढूंढने आ गए हैं आप, अपचायक ढूंढिए। तो अपचायक की परिभाषा देखिए क्या है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे का अपचयन करवा रहा हो। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है कॉपर का, लेकिन करवा कौन रहा है, ये लोग, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही करवा रहे हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पे ऐसा संभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे जिंक नहीं होता तो जिंक जाके इसको यहाँ से हटाता नहीं, तो जब इसको हटाता नहीं तो ये बेचारा यहाँ पे आके 0 होता नहीं। यानी कि जिंक ही वह बंदा है जो कॉपर को यहाँ से हटाया है, यानी कॉपर का क्या करवा दिया है, अपचयन। तो जो अपचयन करवा दे, जो अपचयन करवा दे उसी को क्या बोलते हैं आप, अपचायक बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक ही क्या कहलाएगा आपका, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, ठीक है ना। या दूसरी परिभाषा में इसको कैसे बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसी को आप क्या बोल सकते हैं, अपचायक बोल सकते हैं। तो जरा इस केस में देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है,
तो आप देखेंगे सर कि यहाँ पे जिंक जो 0 था, 0 से बढ़ के +2 हुआ था, तो जिंक का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि तब तो ये इस नियम से यही बंदा क्या कहलाएगा, आपका अपचायक कहलाएगा। तो अपचायक पहचानने के 2 तरीके हैं और ऑक्सीकारक पहचानने के भी 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों में देखिएगा, अगर नाम के साथ यहाँ ऑक्सीकारक लगा हुआ है, तो अगर आप कहेंगे कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। लेकिन ऐसा अगर बोलना चाहते हैं कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी एजेंट में ये समझना है कि जो काम करवा रहा है, जो काम करवा रहा है उसी को एजेंट समझ लीजिएगा। अगर कोई अपचयन वाला काम करवा रहा है तो वो अपचायक एजेंट है, और कोई ऑक्सीकरण वाला काम करवा रहा है तो ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है ना। तो अपचयन वाला काम करवाएगा तो अपचायक है, ऑक्सीकरण वाला काम करवाएगा तो ऑक्सीकारक है। अब अपचयन वाला काम वही करवा सकता है, अपचयन वाला काम वही करवा सकता है जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ये भी बात समझ लीजिए, अपचयन वाला काम वही करवाएगा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण वाला काम वो करवाएगा जिसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें काफी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बस हल्का सा इधर उधर समझने का दिक्कत है। तो ये अपचायक ऑक्सीकारक, ये इसकी परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं लिख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या तो दोनों नाम एक साथ लीजिए, या कहिए उपोपचय अभिक्रिया या आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा सा नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ऑक्सीडेशन, और अपचयन की जो अंग्रेजी होती है रेडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन होती है। अब अपचयन में से आपको लिया गया है RED, और ऑक्सीकरण में से लिया गया है OX, REDOX। तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है रेडॉक्स। क्या बनाया गया है, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों काम होने चाहिए, इसीलिए लिखा गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, ऑक्सीकरण को आप बोल सकते हैं उपचयन। ठीक है ना, याद रखना कि ऑक्सीकरण का 2 नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं, और इसको आप केवल अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस उपचयन और अपचयन में से मिला करके हमें क्या बोलते हैं, उपोपचय बोल देते हैं इसे। ठीक है ना, तो उपोपचय अभिक्रिया भी उसका नाम है। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं कि आप नॉर्मल सी बात कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं हो रही हों, लेकिन एक खास बात है कि एक साथ एक टाइम पे, एक साथ एक ही टाइम पे दोनों अभिक्रियाएं हो रही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक घंटा बाद हो रही थी, 1 से 2 घंटा बाद नहीं। जैसे ही ऑक्सीकरण होगा फिर तुरंत उसी साथ अपचयन भी होना चाहिए वहां पे, तो एक साथ एक टाइम पर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही टाइम पे संपन्न हो रही होंगी, उस अभिक्रिया को आप बोलेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि अभी अभी आप जो लिखे थे कि ZnCuSO4 की अभिक्रिया हम करा रहे थे कि जिंक सल्फेट, और यहाँ से बाहर निकलेगा कहां पर, तो यहाँ पर आप देखें हैं कि जिंक का जो है कि ZnSO4 में क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे CuSO4 का है कि इसका कॉपर में क्या हुआ था, अपचयन हुआ था। तो बताइए कि एक साथ दोनों अभिक्रियाएं हो रही है कि नहीं, यानी एक अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण भी अपचयन भी, तो इससे क्या बोलेंगे आप, रेडॉक्स बोलेंगे। जैसे कि Mg की अभिक्रिया अगर O2 से कराऊंगा तो MgO बनेगा, तो Mg का MgO में जानते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। पर O2 का केवल O में देखेंगे तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एक साथ दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, हाँ सर हो रही हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। वैसे जनरली हम जितना भी लिखे हैं सब के सब रेडॉक्स हैं, और हम शुरू में ही बोले थे कि ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होगी जिसमें केवल एक काम हो रहा हो। ठीक है ना, उसमें दोनों काम हो रहे होते हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी।
इसलिए सभी अपक्रियाएं कैसी होती हैं, रेडॉक्स होती हैं। तो रेडॉक्स कुछ खास था ही नहीं। ऑक्सीकरण अपचयन समझ गया है, तो रेडॉक्स कुछ था ही नहीं। बस आप कह लीजिए कि जिसमें दोनों काम हो रहा है वो क्या है, आपका रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स अपक्रिया समझ गए, एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एनीवन कोई भी अपक्रिया लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए अपक्रिया, उसमें क्या हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अपनी मर्जी से कोई और भी अगर लिख देते कि आप सोडियम की अपक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो अभी इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सोडियम सामान्य अवस्था में है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0। अब सोडियम यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन के साथ जुड़ चुका है, तो क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो पक्का कि इलेक्ट्रॉन त्याग तो किया ही होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण हो गया। इस प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि नॉर्मल, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए नॉर्मल अकेला है, तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी जाएगी, 0। वैसे हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है, इसलिए वह 2 परमाणु के रूप में तो है, लेकिन है तो अकेला ना, किसी और के साथ तो है नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या 0। अब यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, तो पक्का कि यहाँ एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन पर कितना होगा, +1। तो ऑक्सीकरण संख्या +1 से घट के 0 हो गई। ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो क्या कराते हैं, अपचयन कराता है, अपचयन कराता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अपचयन के साथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब ऐसा कभी हो आपको, तो आप क्या कर देंगे कि कौन सी क्रिया है, रेडॉक्स क्रिया। तो जनरली सभी रेडॉक्स होती हैं, अपचयन ऑक्सीकरण एक साथ हो ही रहा होता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से क्या क्या चीज सीख लिए आज, ऑक्सीकरण सीख लिए, अपचयन सीख लिए, और ऑक्सीकारक और अपचायक भी सीख लिए, और रेडॉक्स क्रिया भी सीख लिए। ये 4-5 पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपका बच जाएगा जो है कि संक्षारण और विकृत गंधिता, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का क्लास, ठीक है ना। और अब आपको एक साथ जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की हो सकता है वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, क्योंकि अब थोड़ा हमारे पास टाइम ज्यादा मिल गया है, ठीक है। तो हम आपको लोगों का सिलेबस भी टाइम से खत्म कराएंगे और बेहतर तरीके से साइंस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और मैथ की वीडियो अब अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल संभावना इसकी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या नहीं समझ में आया, उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम उसको अगली वीडियो में थोड़ा सा चर्चा उसकी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। अपचायक का मतलब और ऑक्सीकारक का मतलब हम बेहतर समझा दिए थे आपको कि अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। अपचायक का मतलब है कि जिसका जो अपचयन करवा रहा है वो अपचायक कहला जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीकारक का मतलब है कि जो ऑक्सीकरण करवा रहा है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। अब उसी का उल्टा भी कर देते थे, ठीक है। तो उसमें देखिए परिभाषा में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। तो रेडॉक्स क्रिया का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लास्ट में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। और अगर आपने पुराने से जुड़े हुए हैं, पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।